हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चित्रा साइंस हब। हमारा आज का टॉपिक है फ्लेम फोटोमेट्री। ड्यूरिंग 1980s, बॉलिंग बैरन, डेविड रिचर्डसन, जॉन बेरी एंड रॉबर्ट हु डेवलप्ड एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द लो कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम इन ए सॉल्यूशन। 1980s में ये जो हमारे चार साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट डेवलप किया जो हमारा किसी सॉल्यूशन के अंदर सोडियम और पोटेशियम की लोवेस्ट टू लोवेस्ट कंसंट्रेशन को भी जो है हम वो डिटरमाइन कर लेता था। और इस इंस्ट्रूमेंट को उन्हें नाम दिया फ्लेम फोटोमीटर। अब जो प्रिंसिपल है आपका फ्लेम फोटोमीटर का, वो किस चीज़ के ऊपर बेस्ड करता है कि वो जो है आपका मेटल से, जब हम मेटल को फ्लेम में इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो जो रेडिएशंस जो वो इमिट करता है, लाइट की इंटेंसिटी जो इमिट करता है, उसे वो मेज़र कर लेता है। और ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल है फ्लेम फोटोमीटर का, और इसलिए हमने इसका नाम दिया फ्लेम इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। द वेवलेंथ ऑफ द कलर गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द एलिमेंट। अब जो वो कलर के वेवलेंथ से तो हमें क्या पता चलता है कि कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, ये क्वालिटेटिव एनालिसिस है। और जो फ्लेम का कलर है हमारा, वो क्या इंफॉर्मेशन देता है कि एलिमेंट के कितना अमाउंट उसके अंदर प्रेजेंट है। तो हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरह के एनालिसिस हम फ्लेम फोटोमेट्री से कर सकते हैं। Flame photometer can be used to determine the concentration of certain metal ions like sodium, potassium, lithium, calcium and cesium etc. फ्लेम फोटोमीटर की हेल्प से हम क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, आपका एलिमेंट्स की जो कुछ ही एलिमेंट है जिनकी हम कंसंट्रेशन हम पता कर सकते हैं। कौन से मेटल है वो? सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है, कैल्शियम और सीजियम है। मतलब एल्कली और एल्कलिन अर्थ मेटल को हम इजीली जो है डिटरमाइन कर सकते हैं फ्लेम फोटोमेट्री की हेल्प से। अब क्या बेसिक प्रिंसिपल है इसका? द कंपाउंड्स ऑफ एल्कली एंड एल्कलिन अर्थ मेटल्स डिसोशिएट इनटू एटम्स व्हेन इंट्रोड्यूस इनटू फ्लेम। इन जो एल्कली और एल्कलिन अर्थ मेटल्स को जब हम फ्लेम में इंट्रोड्यूस करते हैं, मतलब जब इनके ऊपर हम जो है फ्लेम डालते हैं, तो क्या होता है कि ये जो है आपके मॉलिक्यूल से एटम में डिसोशिएट हो जाते हैं। सम ऑफ दीज एटम्स फर्दर गेट एक्साइटेड टू इवन हायर एनर्जी लेवल, बट दीज एटम्स आर नॉट स्टेबल एट हायर एनर्जी लेवल। कुछ क्या है, रेडिएशन एब्जॉर्ब करके क्या है, एक्साइटेड स्टेट में आ जाएंगे। तो और एक्साइटेड स्टेट से जब वापस से ग्राउंड, क्योंकि हमारी जो एक्साइटेड स्टेट है वो अनस्टेबल होती है, अब एक्साइटेड स्टेट से जब वापस वो ग्राउंड स्टेट में आएगा तो रेडिएशंस इमिट करेगा। Hence these atoms emit radiations when returning back to the ground state। जब वो वापस से आपका ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं। These radiations generally lie in the visible region of spectrum। और ये रेडिएशन जो है जनरली किस में लाई करते हैं, हमारे केस में आपके विजिबल रीजन में, आपके स्पेक्ट्रम के। ईच ऑफ द अल्कलीन अर्थ मेटल्स इज स्पेसिफिक वेवलेंथ। इनका जो एब्जॉर्प्शन का जो है एक स्पेसिफिक वेवलेंथ होता है, मीन्स एक स्पेसिफिक वेवलेंथ के रेडिएशन को ही ये हमारे अल्कली और अल्कलीन अर्थ मेटल्स एब्जॉर्ब करते हैं। The intensity of the emission is directly proportional to the number of atoms returning to the ground state, and the light emitted is in turn proportional to the concentration of the sample। अब जो इंटेंसिटी है हमारी इमिशन की, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि कितने एटम ग्राउंड स्टेट से हमारे जो है एक्साइटेड स्टेट में, हमारे जो मतलब ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में गए, और एक्साइटेड से वापस, क्योंकि इमिशन जब ही होगा जब वो वापस से एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो रेडिएशन इमिट करेगा। तो कितने एटम जो है हमारे वापस ग्राउंड स्टेट में आए, वो हमारे क्या बताएगा, आपका इंटेंसिटी बताएगा इमिशंस की। मीन्स वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कंसंट्रेशन के सैंपल के। तो मतलब कितनी कंसंट्रेशन में वो एलिमेंट प्रेजेंट है, ये हमें पता चलेगा। आपका कौन सा करेक्टरिस्टिक वेवलेंथ का रेडिएशन उसने एब्जॉर्व किया, ये तो हमें बताएगा कि कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है। अब आपका कितने एटम जो है आपके ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड में गए और एक्साइटेड से वापस ग्राउंड स्टेट में पहुंचे, कितने एटम आए, वो क्या बताएगा, उसकी कंसंट्रेशन बताएगा सैंपल की। मतलब इंटेंसिटी ऑफ इमिशन जो है वो क्या बताता है, कंसंट्रेशन हमारी बताएगा। अब ये कुछ जो है एलिमेंट है जो पर्टिकुलर वेवलेंथ को आपके क्या है एब्जॉर्व करते हैं आपके, और फिर इमिट करते हैं, और आपके तो इस वजह से फ्लेम जो है हमें ये फ्लेम को करेक्टरिस्टिक कलर देते हैं। लिथियम क्या है, ये किस तरह के आपका 670.8 नैनोमीटर के वेवलेंथ को, इतने को इमिट करता है और फ्लेम को क्रिम्सन रेड कलर देता है। सोडियम येलो कलर देता है,
और ये आपका इतना वेवलेंथ जो है एमिट करता है। पोटेशियम लिलेक कलर देता है, रुबिडियम रेडिश वायलेट देता है, सीजियम देता है ब्लू कलर। ये है देते हैं एल्कली मेटल। एल्कलीन अर्थ मेटल्स के लिए हम बात करें तो कैल्शियम जो होता है फ्लेम को ब्रिक रेड कलर देता है, स्ट्रोंशियम क्रिम्सन कलर देगा, और बेरियम जो है वो एप्पल ग्रीन कलर देगा। और ये करेक्टरिस्टिक वेवलेंथ है जो वो हमारे इमिट करते हैं जब वो एक्साइटेड स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट पे आते हैं। अब क्या सिक्वेंशियल स्टेप होते हैं हमारे फ्लेम फोटोमेट्री में। लिक्विड सैंपल कंटेनिंग मेटल साल्ट सॉल्यूशन इज इंट्रोड्यूस इन द फ्लेम, उसे हम फ्लेम में इंट्रोड्यूस करते हैं। सोलवेंट हमारा क्या हो जाता है, वेपर की फॉर्म में वेपोराइज्ड हो जाएगा, लीविंग पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड सॉल्ट विच इज देन वेपोराइज्ड इनटू गैसियस स्टेट। ये हम सोलवेंट को हमने क्या कर दिया, वेपोराइज कर दिया। अब क्या हो गया, केवल सॉलिड सॉल्ट बचा है हमारा। अब उसे हम फिर से फर्दर वेपोराइज करेंगे उसे गैसियस स्टेट में लाने के लिए। अब गैसियस मॉलिक्यूल जो है हमारे डिसोशिएट हो जाएंगे फर्दर न्यूट्रल एटम से। अब मॉलिक्यूल से वो डिसोशिएट होके एटम के फॉर्म में आ जाएगा विच कैन बी, अब इनमें से कुछ जो है हमारे एक्साइटेड हो जाएंगे। अब एक्साइटेड स्टेट में जो हमारा एटम होता है वो अनस्टेबल होता है। अब वो फ्लेम से थर्मल एनर्जी लेके एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा। अब एक्साइटेड स्टेट से जब वापस से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो कुछ रेडिएशंस इमिट करेगा। उन कितने वेवलेंथ के रेडिएशन को इमिट कर रहा है वो हमें बता देगा हमारा कि कौन सा एलिमेंट उसके अंदर प्रेजेंट है। और इंटेंसिटी, मतलब आपका जो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन है हमारी, मतलब कंसंट्रेशन जो है हमें सैंपल की पता करेंगे इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन से, मतलब कितने एटम जो हैं वो हमारे एक्साइटेड स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट में आ रहे हैं, ये बताएगा उसकी कंसंट्रेशन। द अनस्टेबल एक्साइटेड एटम्स इमिट फोटोन्स व्हाइल रिटर्निंग टू लोअर एनर्जी लेवल। जब वो वापस से लोअर एनर्जी लेवल में आते हैं अनस्टेबल एक्साइटेड एटम, तो फोटोन्स को इमिट करता है। द मेजरमेंट ऑफ इमिटेड फोटोन्स फॉर्म्स द बेसिस ऑफ आप फ्लेम फोटोमेट्री। अब जो इमिटेड फोटोन्स हैं उनका मेजरमेंट ही हमारा बेस बनता है फ्लेम फोटोमेट्री का। ये हमारी प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी और फ्लेम फोटोमेट्री में हमारा क्या डिफरेंस है। उसमें हम क्या देखते हैं कि आपका कौन सा रेडिएशन एब्जॉर्व हुआ। इसमें क्या करेंगे कि आपका रेडिएशन, कौन सा रेडिएशन उसने एब्जॉर्व किया, आपका वो जो है एब्जॉर्व करके एक्साइटेड स्टेट में आएगा। अब एक्साइटेड से जब वापस में से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो कितने वेवलेंथ का रेडिएशन उसने इमिट किया। Under constant and control conditions, the light intensity of the characteristic wavelength produced by each of the atom is directly proportional to the number of atoms that are emitting energy, which in turn is directly proportional to the concentration of the substance of interest in the sample. एक constant और controlled condition में अब जो एक एटम है वो हमारा क्या है, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को एब्जॉर्व करेगा, और वेवलेंथ को एब्जॉर्व करने के बाद क्या हो जाएगा, वो एक्साइटेड स्टेट में आएगा। और एक्साइटेड स्टेट से जब वापस से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो आपका कुछ वेवलेंथ की रेडिएशन जो है, कुछ एनर्जी जो है वो आपका इमिट करेगा। अब वो क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, कंसंट्रेशन के। सब्सटेंस की कंसंट्रेशन कितनी है, मीन्स कितने एटम हमारे एक्साइटेड स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट में आए, ये बताएगा उसकी, क्या बता रहा है, कंसंट्रेशन। वेरियस मेटल्स इमिट ए करेक्टरिस्टिक कलर ऑफ लाइट व्हेन हीटेड। अब जो उन्हें गर्म करते हैं, हीट करते हैं, आपके वेपर की फॉर्म में आएंगे हमारे, तो कुछ मेटल जो है करेक्टरिस्टिक कलर देते हैं। तो फ्लेम के कलर से भी हम पहचान लेते हैं आपके कि आपका समझ लो येलो कलर दे रहा है तो इट मीन उसके अंदर सोडियम प्रेजेंट है। तो फ्लेम को किस तरह का कलर दे रहा है, इससे हम क्या पता करेंगे कि कौन सा एलिमेंट आपका प्रेजेंट है। ये हमारे सिक्वेंशियल स्टेप है। लिक्विड सैंपल जो है हमने उसे फ्लेम में इंट्रोड्यूस किया, फिर सोलवेंट को वेपोराइज कर दिया, तो वेपोराइज करने के बाद केवल सॉलिड सॉल्ट रह गया। फिर वो मॉलिक्यूल क्या है, डिसोशिएट होके हमारा क्या है, जो है एटम के फॉर्म में आ जाएगा। फिर एटम क्या है, एक्साइट हो जाएगा हमारा, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आ जाएंगे। अब चूंकि एक्साइटेड स्टेट हमारी अनस्टेबल है, अब वो एक्साइटेड से जब वापस से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो कुछ आपके फोटोन्स जो है इमिट करेगा, कुछ रेडिएशंस इमिट करेगा। वो कितने वेवलेंथ के रेडिएशन इमिट कर रहा है वो उसे हम इजीली आप मेजर कर लेते हैं। अब फ्लेम का हमारा स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। फ्लेम के हमारे जो क्या है, ये 4 जोन होते हैं हमारे, प्री हीटिंग जोन, प्राइमरी रिएक्शन जोन या इनर जोन, या इंटरनल जोन, और सेकेंडरी रिएक्शन जोन। ये है हमारा, ये प्री हीटिंग जोन है ये पहले वाला। ये प्राइमरी रिएक्शन जोन, रिएक्शन यहाँ होता है।
ये हमारा जो है इंटरनल जोन है, इंटरकॉर्नल जोन जिसे हमने कहते हैं। ये हमारा सेकेंडरी रिएक्शन जोन है। तो हमारा एक तो प्राइमरी रिएक्शन जोन यहाँ है और सेकेंडरी रिएक्शन जोन हमारा यहाँ है। पहला प्रीहीटिंग जोन। इन दिस जोन combustion mixture is heated to the ignition temperature by thermal conduction from the primary heating zone। इसमें क्या होगा, प्री हीटिंग जोन में क्या हो रहा है, हीटिंग हो रही है। इस जोन में क्या हो रहा है, कंबशन मिक्सचर जो है, कंबशन मिक्सचर को हीट किया हमने, इग्निशन टेम्परेचर तक लाए, उसे हम हीट करके ये क्या हो रहा है हमारा प्री हीटिंग जोन में हो रहा है। अब प्राइमरी रिएक्शन जोन में क्या है, रिएक्शन होगा। दिस जोन इज अबाउट 0.1 mm थिक एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। There is no thermodynamic equilibrium in this zone and the concentration of the ions and free radical is very high। इस जोन में हमारी जो कंसंट्रेशन होती है आयंस की और फ्री रेडिकल्स की बहुत ज़्यादा हाई होती है। दिस रीजन इज नॉट यूज फॉर फ्लेम फोटोमेट्री। अब इंटरनल जोन जो है, इंटरकैलर जोन कहते हैं जिसे हम कहते हैं, इट कैन एक्सटेंड अप टू कंसिडरेबल हाइट। द मैक्सिमम टेम्परेचर इज अचीव्ड जस्ट अबाउट द टिप ऑफ इनर जोन। जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है वो इसकी हमारी टिप पे होता है। इस जोन को हम यूज़ करते हैं फ्लेम फोटोमेट्री में। अब जो सेकेंडरी रिएक्शन जोन है, इन दिस रिएक्शन द प्रोडक्ट ऑफ द कंबशन प्रोसेस आर बर्न्ट टू स्टेबल मॉलिक्यूलर स्पीशीज। इस जोन में क्या होती है, जो प्रोडक्ट होती है हमारी कंबशन की, वो हमारी क्या हो जाती है, जो कंबशन प्रोसेस की वो बर्न्ट हो जाती हैं किसमें, स्टेबल मॉलिक्यूलर स्पीशीज में, सराउंडिंग की एयर की हेल्प लेके। और ये रीजन जो हमारा ये यूजफुल हमारे फ्लेम फोटोमेट्री में हमारा क्या यूजफुल नहीं है। तो बेसिकली हमारा कौन कौन सा यूज है आपका, जो प्री हीटिंग जोन जहाँ हमारा हीटिंग हो रही है उसके अंदर, और कौन सा इंटरकैलर जोन जिसे इंटरनल जोन हमने कहा। अब हम एलिमेंट का हम इसकी हेल्प से हम डिटर्मिनेशन कर रहे हैं फ्लेम से कि कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है। अब क्या हो, यदि दो एलिमेंट प्रेजेंट है, समझ लो सोडियम है पोटेशियम है, दोनों ही हमारे मिक्सचर के अंदर प्रेजेंट है। तो यदि वो दोनों, हमने तो ये एक एग्जांपल लिया, यदि दो एलिमेंट इस तरह के प्रेजेंट हो जो इंटरफेरेंस क्रिएट कर रहे हैं एक दूसरे के आइडेंटिफिकेशन में, इस चीज़ को हमने कहा इंटरफेरेंस। और ये जो इंटरफेरेंस है ये तीन तरह का होता है, एक स्पेक्ट्रल इंटरफेरेंस, एक आयनिक इंटरफेरेंस और एक केमिकल इंटरफेरेंस। अब जो स्पेक्ट्रल इंटरफेरेंस है ये क्या है, स्पेक्ट्रल इंटरफेरेंस अकर्स व्हेन द इमिशन लाइंस ऑफ टू एलिमेंट्स कैन नॉट बी रिजॉल्व्ड और अराइजेस फ्रॉम द बैकग्राउंड ऑफ द फ्लेम इटसेल्फ। ये क्या आएगा, जब दोनों के जो हमारे जो हमें स्पेक्ट्रा मिले, जो इमिशन लाइन मिली, वो जो है रिजॉल्व नहीं हो पाए, तो ये हमारा होता है स्पेक्ट्रल इंटरफेरेंस। दे आर आइदर टू क्लोज, या तो वो एक दूसरे के बहुत पास हैं, या ओवरलैप हो रही हैं, और अकर ड्यू टू हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स इन द सैंपल। और ये हमारी जो है किस वजह से है कि जब हमारी हाई कंसेंट्रेशन है सैंपल की, हमारी जो है सॉल्ट की ज़्यादा कंसेंट्रेशन है सैंपल के अंदर, तो ये है हमारा स्पेक्ट्रल इंटरफेरेंस। स्पेक्ट्रल इंटरफेरेंस क्या है कि आपका क्या है कि जो है यदि हमारे सॉल्ट की बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है सैंपल के अंदर, तो क्या है जो लाइंस हमें इमिशन स्पेक्ट्रम में मिलेंगी वो एक दूसरे के बहुत क्लोज, मतलब हमें बहुत ज़्यादा मात्रा मिल जा रही है हमारी सॉल्ट की, तो क्या हो जा रही है, जो इमिशन लाइन है वो एकदम से वो लाइनें मिल पा रही हैं, तो एक दूसरे के बहुत पास आ रही हैं, ओवरलैप हो जा रही हैं। तो यदि एक ही तरह का सॉल्ट भी प्रेजेंट है उसके अंदर, तो तब भी ये हमारा स्पेक्ट्रल इंटरफेरेंस हो जाएगा। कि यदि सैंपल, ये क्यों है बेसिकली, किस वजह से है, कि यदि आपका जो है सैंपल के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई है, इसे हमने कहा स्पेक्ट्रल इंटरफेरेंस। ये बेसिकली क्या है, इमिशंस लाइन का जब एक दूसरे के बहुत ज़्यादा पास आ जाती है तो हमें इमिशन स्पेक्ट्रम को हम रिजॉल्व नहीं कर सकते, इसे हमने कहा स्पेक्ट्रल इंटरफेरेंस। दूसरे तरह का है आयनिक इंटरफेरेंस। हाई टेम्परेचर फ्लेम में कॉज आयनाइजेशन ऑफ सम ऑफ द मेटल एटम्स। अब जब हाई टेम्परेचर फ्लेम में मिल रहा है तो कुछ वो एटम के फॉर्म में ना रह के आयन के फॉर्म में आ जाएगा, जैसे वो सोडियम से सोडियम आयन के फॉर्म में आ जाएगा। अब जो हमें स्पेक्ट्रम मिल रहा है वो सोडियम एटम का भी मिल रहा है, सोडियम आयन का भी मिल रहा है, तो अब चूंकि दोनों का इमिशन स्पेक्ट्रम जो है वो हमारा क्या है, एक जैसा ही है। द Na प्लस आयन possesses an emission spectrum of its own with frequencies which are different from those of atomic spectrum of sodium। अब जो हमें स्पेक्ट्रम मिल रहा है, अब वो हमें नहीं पता चल पा रहा कि वो सोडियम एटम का है या सोडियम आयन का है, क्योंकि दोनों अपना अपना इमिशन स्पेक्ट्रम हमें देंगे। तो इसे हमने कहा आयनिक इंटरफेरेंस। आयनिक इंटरफेरेंस कब होगा, जब फ्लेम के हाई टेम्परेचर होने की वजह से मेटल एटम जो है वो आयन में कन्वर्ट हो जाएगा।
तीसरे तरह का है केमिकल इंटरफेरेंस। केमिकल इंटरफेरेंस अराइजेज आउट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन डिफरेंट इंटरफेरेंट्स एंड एनालाइट। एनालाइट और इंटरफेरेंट्स के बीच में जब रिएक्शन होता है, मतलब यदि कोई दूसरा एलिमेंट उसके अंदर प्रेजेंट है, तो ये दो तरह का होता है, केटायन एनायन इंटरफेरेंस और केटायन केटायन इंटरफेरेंस। केटायन एनायन इंटरफेरेंस क्या है? द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन एनायंस सच एज ऑक्सलेट, फॉस्फेट, सल्फेट इन सॉल्यूशन में अफेक्ट द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय एलिमेंट। जैसे समझ लो हमने एक सॉल्ट लिया, कैल्शियम फॉस्फेट। अब कैटायन भी है इसके अंदर कैल्शियम, और एनायन भी है फॉस्फेट। अब हम कैल्शियम का एनालिसिस करना चाह रहे हैं, कैल्शियम को डिटेक्ट करना चाह रहे हैं, तो जो फॉस्फेट का एनायन है वो इंटरफेरेंस की कॉज करेगा। तो इसे हमने कहा कैटायन एनायन इंटरफेस, चूंकि एनायन भी उसके साथ प्रेजेंट है। जो है फ्लेम जो टेस्ट करते हैं हम, जब हम इनऑर्गेनिक सैंपल की हम जो है एनालिसिस करते हैं, वहाँ भी हम इसका यूज़ करते हैं आपका। तो क्या है, जो ये जो कुछ एनायन, क्योंकि वो सॉल्ट के फॉर्म में है तो एनायन उसके साथ है कैटायन के, तो वो एनायन जो है वो इंटरफेरेंस क्रिएट करता है। तो इसे हमने कहा कैटायन एनायन इंटरफेरेंस। अब केटायन केटायन इंटरफेरेंस क्या है? दीज इंटरफेरेंस आर नीदर स्पेक्ट्रल नोर आयनिक इन नेचर। ना तो आयन की वजह से है, ना स्पेक्ट्रा ओवरलैप होने की वजह से है। ये कैसे है? फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम इंटरफेस विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। यदि सैंपल के अंदर दो तरह के केटायन प्रेजेंट हैं, तब वो एक दूसरे का आपका क्या है, इंटरफेयर कॉज करेगा एक दूसरे के डिटर्मिनेशन में। तो ये हो गया हमारा केटायन केटायन इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस बेसिकली तीन तरह से आ सकता है। या तो हमारा आएगा स्पेक्ट्रल इंटरफेरेंस, जब आपका सॉल्ट की हाई कंसेंट्रेशन होने की वजह से जो लाइंस है एमिशन स्पेक्ट्रम की, वो एक दूसरे के पास आ जाती हैं, वो रिजॉल्व नहीं हो पाती। दूसरे तरह का आयनिक इंटरफेरेंस है कि हाई टेम्परेचर होने की वजह से कैटायन जो है वो हमारा एटम है वो कैटायन के फॉर्म में आ जाएगा, हमारा आयन के फॉर्म में आ जाएगा, और आयन भी अपना स्पेक्ट्रम देगा और एटम भी अपना स्पेक्ट्रम देगा, तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तीसरा तरह का क्या है? केमिकल इंटरफेरेंस। ये दो तरह का है, कैटायन एनायन इंटरफेरेंस और कैटायन कैटायन इंटरफेरेंस। कैटायन एनायन इंटरफेरेंस क्या हो गया? जब एनायन उसके साथ प्रेजेंट होता है तो वो भी अपना स्पेक्ट्रम देगा, वो इंटरफेरेंस है। कैटायन कैटायन इंटरफेरेंस क्या है कि उसके साथ कोई दूसरा सैंपल में कैटायन प्रेजेंट हो, तो वो भी उसकी वजह से भी उसका इमिशन स्पेक्ट्रम जो है हमारा अफेक्ट करेगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका इंस्ट्रूमेंटेशन और वर्किंग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।